बुलेटिन के आगाज में आपसे शेयर करेंगे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का बयान। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जिसको कामयाबी समझ रहे हैं इसमें 70% पीपल्स पार्टी का हाथ है। अगर अदालत में जाने का क्रेडिट देना है तो सिराजुल हक को दें जो सबसे पहले गए। अगर इमरान खान ऐसी बातें करना शुरू करेंगे तो बहुत सी खतरनाक बातें निकलेंगी। कायद हिज़्ब इख्तलाफ ने कहा कि अगर इमरान खान ऐसी बातें करना शुरू करेंगे तो बहुत सी खतरनाक बातें निकलेंगी। इमरान खान के बयानात से अपोजिशन इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। उनका मजीद कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन का इत्तेहाद कायम रहे। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इमरान को समझाएं कि सियासत क्या होती है। नवाज शरीफ की विकेट गिराने के बाद इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को हदफ बना लिया। कहा कि नून लीग से जाती दुश्मनी नहीं है, जंग करप्शन के खिलाफ है। मौलाना फजल रहमान की भी बारी आएगी। शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ को भी नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में नवाज शरीफ की नाअहली पर तहरीक इंसाफ के यौम तशक्कुर जलसे से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट ने नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। इमरान खान ने जलसे से खिताब में कहा कि जब उनकी बारी आएगी तो नैब हर उस शख्स को पकड़ेगी जो जुर्म करेगा। उनकी पार्टी में कोई करप्शन करेगा तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। फलाही रियासत बनाएंगे, टैक्स ना देने वालों से टैक्स लिया जाएगा। केपीके में हालात बेहतर हुए लेकिन इतने नहीं जितने वो बेहतर करना चाहते थे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि नियाजी साहब ने धरनों, लॉकडाउन से तरक्की और अवामी खुशहाली के खिलाफ साजिश की। झूठ के माहिर सियासतदान की मनफी सोच और इंतशार पर मबनी सियासत से अवाम तंग आ चुके हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले सियासतदान कौम को गुमराह नहीं कर सकते। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार ये अनासिर पुराने पाकिस्तान को भी बिगाड़ रहे हैं। सियासतदान झूठ से सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार आएगा या नहीं? कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं। अपोजिशन की तरफ से नवीद कमर, गुलाम अहमद बिलोर, आफ्ताब शेरपाव और परवेज इलाही के नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वजारत उज़्मा का इंतखाब MQM के शेख सलाहुद्दीन ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती से। वकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? जी, मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ज़ेर सदारत उनके चैम्बर में वो जारी है, जिसमें मुत्तफिका उम्मीदवार अपोजिशन की तरफ से जो लाया जाएगा उसके ऊपर मुशावरत जारी है। इस वक्त जो है परवेज इलाही हैं, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव हैं, गुलाम अहमद बिलोर, नवीद कमर, उनके नामों पर गौर किया जा रहा है। जबकि शेख रशीद भी मीटिंग में मौजूद हैं और MQM की तरफ से शेख सलाहुद्दीन की तरफ के लिए कागजात हासिल किए गए थे, वो भी इजलास में मौजूद हैं। अपोजिशन के ज़राए का दावा है कि आपस में इख्तलाफात जो कुछ भी हों, हमारी ये कोशिश है कि मुत्तफिका उम्मीदवार लाया जा सके। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि कल जो PTI के चेयरमैन इमरान खान ने तकरीर की थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात वो पाए जाते हैं, लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि इसके बावजूद पीपल्स पार्टी PTI दीगर छोटी जमातों के साथ मिलकर मुत्तफिका कैंडिडेट लाने में कामयाब हो जाएंगी। जी अच्छा वकार, ये भी कहिएगा अपोजिशन जमातों का इजलास खुर्शीद शाह के चैम्बर में जारी है। ANP की जानिब से कौन कौन से रहनुमा शरीक हैं? ANP की जानिब से हाजी गुलाम अहमद बिलोर जो उम्मीदवार भी हैं, जिनके कागजात भी हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है और अपना इख्तियार, फैसले का इख्तियार खुर्शीद अहमद शाह को दे दिया है और ये कहा है कि जो वो फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। इससे पहले MQM भी नहीं आई थी और आधा इजलास गुजर जाने के बाद जब MQM भी आई है तो अब कोई भी पार्टी शॉर्ट नहीं है और मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त इजलास में मौजूद हैं। और क्या लग रहा है, क्या इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, किसके नाम पर इत्तफाक हो सकता है वकार सती? देखिए, तवक्को ये की जा रही है कि किसी छोटी सियासी जमात के किसी मोतबर आदमी के ऊपर इत्तफाक वो कर लिया जाएगा। इसमें परवेज इलाही भी हैं, हाजी गुलाम अहमद बिलोर भी हैं, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव भी हैं। इस वक्त जो छोटे मोटे गिले शिकवे हैं, जैसे कल इमरान खान ने तकरीर में पीपल्स पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था, उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। और खुर्शीद शाह साहब का ये कहना है कि हम तो साथ चलना चाहते हैं, लेकिन PTI की जो क़यादत है वो हर दफ़ा जो है वो उसकी किरदार कुशी करती है जो मुनासिब नहीं है। लगता यह है कि शेख रशीद शायद कैंडिडेट ना हो, लेकिन परवेज इलाही, आफ्ताब शेरपाव या गुलाम अहमद बिलोर में से किसी एक पर सही। अब देखना ये होगा कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार आएगा या नहीं। आपने अपडेट किया वकार सती, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि अगर मेरा जाती वोट होता तो शेख रशीद को कभी भी वोट ना देता। खान साहब किसी संजीदा शख्स को वजीर आजम के लिए नामजद करते तो बेहतर होता। सईद गनी ने कहा कि जरदारी साहब के लिए इमरान खान की लबकुशाई गलत है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्जामात गलत साबित हुए।
इस वक्त बाबर आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नायल जिन्होंने होना था उनमें से सिर्फ एक अभी हुआ है, गॉडफादर 2 नायल होगा। और जो LNG प्राइम मिनिस्टर, जिसको कतर के कहने पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस को 45 रोज पे ठेके पे दिया जा रहा है कतर को, उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो भी नायल है। और 6 हफ्ते में से पहला हफ्ता गुजरने लगा है, 5 हफ्ते रह गए जिन इदारों को कहा गया है चालान फाइल करें। 5 हफ्ते में आप देखेंगे कि चोरों का सारा टब्बर चोरी में दरियाफ्त हो चुका, मुलव्वस हो चुका, पकड़ा भी जाएगा। इससे पहले हदैबिया पेपर्स से पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 16 बैंकों का कर्जा अभी शरीफ फैमिली के ऊपर वाजिबुल अदा है। उसमें से एक नेशनल बैंक में मनी लॉन्ड्रर, ब्लैक मनी वाला इन्होंने लगाया सईद अहमद, और उसको कहा कि हमने 6 अरब दे दिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बताएं 6 अरब रुपए आपने डिक्लेयर नहीं किए थे, कहाँ से दिए? ना उससे पहले डिक्लेयर किए थे। और इन्होंने फ़ोटो बनाई उस मनी लॉन्ड्रर के साथ, एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक, ये पैसे ले लिए। बाकी इनके ऊपर अभी कर्ज वाजिबुल अदा हैं। अरब लिया था, इतने सालों बाद 6 अरब वापस करना पड़ा। 6 बिलियन से ज़्यादा इनके ऊपर पूरा कर्ज है। फिर इनके ऊपर खून का कर्ज है, 14 खून है मॉडल टाउन के, उसमें फाइंडिंग मौजूद है। फाइंडिंग मेरी नहीं है, इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की नहीं है। जजमेंट जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट की फाइंडिंग है जस्टिस नजफी की। और उसके साथ ही ये डिसऑनेस्ट आदमी जो आ रहा है गॉडफादर 2, और ये झूठा आदमी जो 45 रोज़ा ठेके पे LNG प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ये कौम को बताए कि वो LNG का ठेका कहाँ है जिस पे तुमने पाकिस्तान फरोख्त किया है। उसकी कॉपी दो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, उसकी कॉपी दो इलेक्शन कमीशन को, उसकी कॉपी दो पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया को फौरी तौर पे, और उसकी कॉपी दो पाकिस्तान की पार्लियामेंट मांग चुकी है, सेनेट में करारदाद है, इसके बावजूद कॉपी उन्होंने नहीं दी। इसलिए चोर के जाने के बाद बड़ा चोर नहीं आएगा, और LNG ठेके के बाद LNG प्राइम मिनिस्टर का हशर वही होगा जो गैर कानूनी ठेके का हुआ। PTI के रहनुमा और वकील बाबर आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि 16 बैंकों का कर्ज शरीफ फैमिली पर वाजिबुल अदा है, साथ ही साथ इन पर कई जानों का खून भी है, और नए आने वाले वजीर आजम पर भी कई कर्ज हैं जो कि अभी अदा होने बाकी हैं। हम उन्हें भी कोर्ट तक लेके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इमरान खान की नाअहली से मुतालिक हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इमरान खान के वकील अनवर मंसूर खान दलाइल दे रहे हैं। अनवर मंसूर खान ने जवाब दिया है कि वो ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिट के बाद इलेक्शन कमीशन को ऑडिट का इख्तियार नहीं, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद इलेक्शन कमीशन को ऑडिट का इख्तियार नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 17(3) के मुताबिक हर सियासी जमात फंडिंग जराए से मुतालिक जवाबदेह है। अनवर मंसूर ने यह दलाइल दिए कि मैं इससे मुनहरिफ नहीं हो रहा, कुछ और कहना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि क्या तफसीलात देने के बाद वसूल शुदा फंड की इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल नहीं कर सकता। अनवर मंसूर ने जवाब दिया कि कानून में ऐसी कोई इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए और सवाल किया कि क्या यह काबिल कबूल दिफा है कि इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी नहीं कर सकता, कानून में ऐसी कोई इजाजत नहीं। अनवर मंसूर खान ने जवाब दिया जब चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या तफसीलात देने के बाद वसूल शुदा फंड की इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल नहीं कर सकता। आपको अपडेट करें, इमरान खान की नाअहली से मुतालिक हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इमरान खान के वकील अनवर मंसूर खान इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपने अपने जवाब में कहा इलेक्शन कमीशन को फौरन फंडिंग की तहकीकात का इख्तियार नहीं
اور یہ بھی ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے آڈٹ کے بعد الیکشن کمیشن کو آڈٹ کا اختیار نہیں، جس پر انور منصور نے یہ جواب دیا کہ جی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کو آڈٹ کا اختیار نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ آرٹیکل 17(3) کے مطابق ہر سیاسی جماعت فنڈنگ ذرائع سے متعلق جواب دہ ہے، اور انور منصور نے اس پر جواب دیا کہ وہ اس سے منحرف نہیں ہو رہے، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا تفصیلات دینے کے بعد وصول شدہ فنڈز کی الیکشن کمیشن جانچ پڑتال نہیں کر سکتا؟ اس پر انور منصور خان نے جواب دیا کہ قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں، جس پر چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا یہ قابل قبول دفاع ہے کہ الیکشن کمیشن اسکروٹنی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی نااہلی سے متعلق حنیف عباسی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ کابینہ کا فیصلہ اعلیٰ قیادت کرے گی، لیکن میری مشاورت شامل ہوگی، پیٹیشنز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم آئینی طریقہ کار سے بنتا ہے، ہر قسم کی فضول پیٹیشنز کرنے کی روایت پڑ گئی ہے۔ میں 30 سال سے اسمبلی میں ہوں، 20 سے 22 بار اثاثوں کی تفصیلات دی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے اثاثوں کے بارے میں جس کو بھی شک ہو تو وہ درخواست دائر کر سکتا ہے۔ کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ 45 دن کے لیے آپ آئے ہیں، جو ایک تسلسل تھا سابق وزیر اعظم کا، کیا وہ جاری رہے گا یا آپ کی کچھ اور ترجیحات؟ پارٹی کی ترجیحات ہیں، جس کا لیڈر محمد نواز شریف ہے اور پارٹی کا نام PMLN ہے، ہمارا منشور بھی ہے، ہماری حکومت بھی جمعے تک تھی اور وہی ہماری ترجیحات ہیں۔ سر، جو ایک سیاسی رہنما ایک جو زبان استعمال کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں اور قائدین کے خلاف، اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ کوئی وہ مزید انارکی کی طرف نہیں جا رہی چیزیں؟ دیکھیں، وہ ان کا طریقہ کار ہے، ہمارے لیڈر نے ہمیں شائستگی کا سبق دیا ہے، تو عوام پاکستان کے خود فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ان کو بازاری زبان قبول ہے یا شرافت کی زبان قبول ہے۔ کیا وہی کابینہ جو وہ سابقہ تھی وہ اس کو لے کے چلیں گے یا آپ کی کچھ اور ترجیحات بھی ہیں؟ دیکھیں، یہ کابینہ تو مشاورت سے بنتی ہے اور اس کا فیصلہ پارٹی کرتی ہے، اس میں میری بھی رائے ضرور شامل ہوگی، تو وہ آج یا کل تک انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں سپریم کورٹ کے پاناما فیصلے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب قمر زمان چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں ڈیپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل، ڈائریکٹر جنرل آپریشنز اور ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرنے کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعین عمل کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سرمایہ کار سرگرم ہے اور کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں احوال پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، جس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور سرمایہ کار سرگرم ہے۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے بلدیہ میں سرچ آپریشن کے دوران پولیس نے 40 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ گزشتہ رات سے اب تک مختلف کارروائیوں میں سیاسی جماعت کے کارکن اور 2 ڈاکوؤں سمیت 16 ملزمات کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب گلشن اقبال 13D میں فائرنگ سے خاتون زخمی ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن آفریدی کالونی میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی۔ اس دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران 40 مشتبہ افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، جبکہ 5 پستول اور 1 شاٹ گن بھی برآمد کی گئی۔ اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار سے پولیس نے 8 جواریوں کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم اور جوئے کی پرچیاں برآمد کر لی۔ بغدادی پولیس نے کارروائی کے دوران 2 ملزمان جمال اور نجیب کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی، جبکہ نشے کے عادی ایک شخص کو ایدی ہوم کے حوالے کر دیا۔ اتحاد ٹاؤن سے پولیس نے اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث مسرور ملزم ضیاء الدین اور گلستان جوہر میں مقابلے کے دوران زخمی ملزم بلال سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ سقی حسن چورنگی کے قریب لوٹ مار کرنے والے 2 ملزمان کو شہریوں نے درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ کورنگی نمبر 4 ٹکون پارک کے قریب قانون نافذ کرنے والے ادارے نے سیاسی جماعت کے کارکن صفدر کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ دوسری جانب گلشن اقبال بلاک 13D میں ڈکیتی مزاحمت پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے خاتون کو زخمی کر دیا۔ کراچی میں عائشہ منزل کے قریب پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ملزمان پیٹرول پمپ سے 13 لاکھ
50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस का ऐसा बताना है। पुलिस के मुताबिक हाई रुफ में सवार मुल्जिमान की तादाद 6 से 7 थी। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आयशा मंजिल पर मौजूद हूँ, जहाँ पे आपसे कुछ देर कबल पंप से रकम लेके निकलने वाली गाड़ी को मुसल्लह मुल्जिमान ने इस मकाम पर रोका, उनसे लूट ली। ये वो गाड़ी थी जो कि करीब ही मौजूद पंप से तकरीबन 13.5 लाख की रकम लेकर यहाँ पर आई और यहाँ से पहुँच के वो वाटर पंप की जानिब बैंक की तरफ पैसे जमा कराने जा रहे थे। मेरे तरफ से उस गाड़ी के ड्राइवर मौजूद हैं जो कि ये रकम लेके बैंक की तरफ मुंतकिल कर रहे थे। जी अब्दुल्ला साहब, आप बताइए क्या वाकया पेश आया था आपके साथ? कैश लेके यहाँ से आ रहे थे, थोड़ा रनवे, हमने वहाँ ये सोचा यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ जैसे ही पहुँचे तो यहाँ से एक हाईरूफ गाड़ी आ गई, हमारे सामने गाड़ी खड़ी करके हमें ब्लॉक कर दिया और गाड़ी से जो है 2 बंदे हाईरूफ से निकले और 3-4 बंदे यहाँ बैठे हुए थे, 2-4 बंदे वहाँ बैठे हुए थे, तकरीबन 7-8 बंदे थे। सब मुसल्ला थे? सब मुसल्ला थे, सबके हाथ में टीटी था। क्या बोला उन्होंने आपसे आके? बोल रहे कैश निकालो, कैश निकालो, कैश कहाँ पड़ा हुआ है, कैश निकालो। एक दूसरे को बोल रहे थे कि इनके सर पे गोली मार दो। और फिर लूट के वो लोग कहाँ फरार हुए? वो इस तरफ फरार हुए। जैसा कि आपने देखा, दिन दहाड़े खुलेआम रोड पर 7 मुसल्लह अफराद एक हाईरूफ में हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक CS 1836 उस हाईरूफ का नंबर था। वो यहाँ पे इस मकाम पे आगे रुकने के बाद में लोगों ने प्रॉपर इस जगह को कॉर्डन किया और उसके बाद में इस शख्स को घेर के इसकी गाड़ी से रकम। पुलिस हुकाम से मेरी बात हुई SP गुलबर्ग बशीर फरोगी से, उनका कहना है कि इब्तदाई जो मालूमात के मुताबिक, तहकीकात के मुताबिक ये चीज सामने आ रही है कि मुल्जिमान को रकम की मौजूदगी का पता था और वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि जैसे ये रकम मुंतकली के लिए बैंक की तरफ गाड़ी जाए, इनको फौरी तौर पे रोक के यहाँ पे लूट लिया जाए। जी। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ। खुदकुश धमाका इराकी सिफारत खाने के करीब हुआ, ऐसा बताना है अफगान सिक्योरिटी जराए का। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में फायरिंग का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है। अफगान सिक्योरिटी जराए का ऐसा बताना है कि खुदकुश धमाका इराकी सिफारत खाने के करीब हुआ है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जंग और जियो ग्रुप के तर्जुमान ने एक मखसूस लॉबी और मीडिया की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के एक बयान को बुनियाद बनाकर जंग जियो ग्रुप पर इल्जामात और बयानबाजी की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि ये खास टोला जो हमेशा जंग और जियो ग्रुप के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है। तर्जुमान के मुताबिक एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुनियाद बनाकर झूठ का तुमार खड़ा करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की गई, गोया सिर्फ जंग और जियो ग्रुप ने अकेले इल्हाक़े पाकिस्तान के बारे में उनका बयान चलाया। हालांकि हकीकत यह है कि मज़कूरा बयान न सिर्फ मुतादिद अखबारात और TV चैनल्स ने भी दिया बल्कि न्यूज़ एजेंसीज ने भी फराहम किया। जंग और दी न्यूज़ की खबरें भी इन्हीं न्यूज़ एजेंसी से ली गईं, जबकि कई अखबारात ने यह खबर अपने नुमाइंदों के हवाले से दी, जबकि जंग और दी न्यूज़ ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हवाले से जंग जियो ग्रुप की इदाराती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और हमारे फाइल इसके गवाह हैं कि हमने हमेशा पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत की है। जहाँ तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की इस वजाहत का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि जिम्मेदार अंग्रेज़ी और उर्दू रोज़नामे ने मेरी गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह शाया किया, इसकी तरदीद और मजम्मत करता हूँ। उनकी बात गलत अंदाज में शाया की गई, अगरचे वज़ीर आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में ये भी कहा कि उन्हें जंग दी न्यूज़ से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ एजेंसीज की फराहम करदा खबर छापी। जंग जियो के पास मौजूद उनके वीडियो क्लिप के मुताबिक राजा फारूक हैदर ने यह जुमला इमरान खान से मुतालिक कहा था, जिसमें उसने कहा कि वो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना रहा है। ये जो उन पर इल्जामात हैं, क्या यही कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का ख्वाब है? मुझे सोचना पड़ेगा बहैसियत कश्मीरी कि मैं किस मुल्क के साथ अपनी किस्मत को जोड़ूं। अगर यही है अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान और कायदे आज़म का पाकिस्तान, ये अजीब बात है। तर्जुमान के मुताबिक इस सारी तफसील से ये बात रोज रोशन की तरह अया हो जाती है कि ARY चैनल ने एक बार फिर असल बात को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए बदनीयती और बददयानती से महज अपने खूब से बातन का इजहार करते हुए सबको छोड़ते हुए अकेले जंग और जियो ग्रुप को निशाना बनाया, जिसकी एक बार फिर पुरजोर तरदीद और मजम्मत की जाती है और इन बेहुदा इल्जामात पर मुकदमा दायर किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक चंद खास तौर के लोग, जिनमें एक TV चैनल पेश है, कई सालों से जंग और जियो ग्रुप पर झूठे और इल्जामात लगाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ग्रुप पाकिस्तान दुश्मन और भारत और अमेरिका के साथ गठजोड़ करके उनके एजेंडे को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और इन्हीं इल्जामात के खिलाफ हमारे ग्रुप ने पाकिस्तान और बरतानिया में हत्या की इज्जत के दावे किए।
پاکستان میں تو یہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے عدالتوں سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے اور مقدمات لٹکائے ہوئے ہیں۔ تاہم برطانوی عدالت اس مقدمے میں ARY چینل کے خلاف تاریخی فیصلہ دے چکی ہے، جس میں ان لوگوں کو قصوروار قرار دیتے ہوئے بھاری جرمانے کی سزا ملی اور لندن میں ان کے چینلز بھی بند ہوئے، جبکہ دوران مقدمہ اس گروپ کے وکیل نے اقرار کیا کہ ان کے پاس ان جھوٹے اور فضول الزامات کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ترجمان کے مطابق حالیہ الزامات کے جھوٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں پاکستان میں بلا روک ٹوک کہی جا رہی ہیں وہ لندن میں نہیں دکھائی جا رہی اور وہاں پر ان کو نشریات سے نکال دیا جاتا ہے۔ ترجمان کے مطابق اگر ان کے پاس الزامات کے ثبوت موجود ہیں تو ان کو برطانیہ میں کیوں نہیں دہراتے، حالانکہ حد تک عزت کے جو قوانین پاکستان میں رائج ہیں ایسے قوانین ہی برطانیہ میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان لوگوں کی بے ایمانی اور بدنیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر کی مذکورہ بالا خبر اس میڈیا نے بھی دی جو اس خاص گروپ کے نظریات کا ہی پیروکار ہے، اور انہوں نے یہ خبر اپنے رپورٹرز کے حوالے سے دی۔ بدنیاتی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ یہ لوگ بار بار جیو کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں، حالانکہ اس نے اپنی خبر تک نہیں دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ اپنے حسد اور کاروباری رقابت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ صحافتی اصولوں کا کوئی پاس ہے، نہ الزامات عائد کرنے سے پہلے رتی بھر تحقیق کرنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ لوگ محنت کے بجائے حسد کی پالیسی اپنائے ہوئے ہمارے گروپ کو عوام کی نظروں سے گرانے اور متنازع بنانے کے لیے جائز ناجائز کی تمیز سے محروم ہو چکے ہیں، اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر گھٹیا سے گھٹیا ہتھ کنڈا استعمال کرنا بھی روا رکھتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اسلام، پاکستان اور افواج پاکستان سے ہمارے گروپ کی بلا شرط محبت کسی ثبوت اور ان لوگوں کے سرٹیفکیٹ کی محتاج نہیں، اس کے لیے ہمارا ریکارڈ ہی کافی ہے۔ ترجمان نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے دشمنوں کی تمام سازشوں کے مقابلے میں ہمیں سرخرو کیا اور مخالفانہ چال کی وجہ سے ہمارا چینل بند ہونے اور بھاری مالی نقصان اٹھانے کے بعد ادارے اس کے کارکنوں کی، صحافیوں کی انتھک محنت سے آج پھر اپنے پہلے مقام پر سرفراز ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں۔ عبوری وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کو نامزد کیا گیا۔ مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی اس وقت کاغذات نامزدگی کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور اپنے کاغذات جمع کرا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں شاہد خاقان عباسی، کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں، ان کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی موجود ہیں۔ یہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے پارلیمنٹ سیکریٹریٹ پہنچ گئے ہیں شاہد خاقان عباسی، جنہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے عبوری وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ سائرہ افضل تارڑ بھی موجود ہیں۔ نون لیگ کے دیگر رہنما بھی شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ موجود ہیں، اور اس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نون لیگ کی جانب سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں۔ زاہد حامد بھی ان کے ہمراہ ہیں، سردار یوسف بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ارشد وحید چودھری سے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ ارشد وحید چودھری بتائے گا، یہاں پر پہنچے ہیں شاہد خاقان عباسی، آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم کے امیدوار جو ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے شاہد خاقان عباسی دیگر جو سابق وزراء ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کے ہمراہ سیکرٹری اسپیکر اسمبلی کے پاس پہنچے ہیں اور سیکرٹری آفس میں، اور یہاں پہ اپنے وہ کاغذات نامزدگی انہوں نے سیکرٹری کو جمع کروا دیے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے تقریباً 10 کے قریب تجویز کنندہ اور 10 تائید کنندہ ہیں جنہوں نے ان کو پرپوز کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ انہیں یقین ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، اور جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف جتنے ووٹ حاصل کر سکیں گے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ووٹ حاصل کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ قومی اسمبلی میں چیف وپ شیخ آفتاب کی ہے، یہ آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپوزیشن میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کیا ہے کہ وہ حمایت حاصل کر سکیں اور انہیں ان کی کامیابی یقینی ہے، اور وہ اسی منشور کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے جس کا سابق وزیر اعظم نواز شریف جس پہ چل رہے تھے، اور ابھی وہ کاغذات جمع کروا کے باہر آ چکے ہیں، اور اب وہ انہوں نے سیکرٹری آفس میں اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرا دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہد خاقان عباسی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں۔ کاغذات نامزدگی آج دوپہر 2 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے، اور نون لیگ کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کو عبوری وزیر اعظم نامزد کیا گیا، اور شاہد خاقان عباسی اس وقت اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں۔
आप मनाजिर भी देख सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। नून लीग के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा, और सरदार यूसुफ यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिद हामिद मौजूद हैं। अरशद वहीद चौधरी ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अरशद वहीद चौधरी, शाहिद खाकान अब्बासी ने तो कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, अपोजिशन की जानिब से किसी ने अब तक कागजात नामजदगी जमा कराए हैं? अरशद, आप हमें सुन पाते हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने नाज़रीन को मनासिर भी दिखा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जिन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से अबूरी वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया गया और वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। नून लीग के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एजाजुल हक भी मौजूद हैं, जाहिद हामिद भी मौजूद हैं, सरदार यूसुफ भी मौजूद हैं जो कि शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा आए हैं, और सायरा अफजल ताड़र भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। 45 दिन के लिए अबूरी वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनको नामजद किया गया वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। और मनासिर आप देख सकते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इस मौके पर सरदार यूसुफ भी मौजूद हैं, जाहिद हामिद भी मौजूद हैं, सायरा अफजल ताड़र भी उनके हमरा मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त मीडिया से बात करें शाहिद खाकान अब्बासी। भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। आपके ऊपर एतराज़ात आ रहे हैं, अपोजिशन की जानब से कहा जा रहा है कि आप एतराज़ात दाखिल करने जा रहे हैं अभी स्पीकर के पास भी, और उसके बाद जो है वो जो फोरम मौजूद है उनके ऊपर भी करने जा रहे हैं, तो कोई खतरा महसूस कर रहे हैं आप? हम वेलकम करते हैं एतराज़ात को, और हमने कोई कवरिंग कैंडिडेट दाखिल नहीं किया, तो हमें पूरा एतमाद है कि आप वाहिद उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग की तरफ से अभी तक अपने कागजात जमा करवाए हैं। क्या समझते हैं जो पॉलिसियां नवाज शरीफ साहब की थी वही जारी रहेंगी और कबीना क्या नहीं बनाएंगे आप, या वही? जी बिल्कुल, जो जुम्मे को 11:15 बजे तक पॉलिसीज थी, जो हुकूमत थी, इंशाल्लाह वही कंटिन्यू करेगी और मुल्क को कंटिन्यूटी देगी इस सारे मामले के बाद। जी, What will be your priority once you become Prime Minister? So our priority is to continue from where things were on Friday and to provide continuity to the country and to fulfill the aspirations of the people. अब्बास साहब ये बताएं कि कल भी आपने कहा कि मुल्क को कौम ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया। कैबिनेट में शामिल होंगे एज इंटीरियर मिनिस्टर? जी, कैबिनेट का भी डिस्कशन होनी है, ये पार्टी फैसला करती है। अब्बास साहब कल भी आपने ये कहा था कि मुल्क को कौम ने नवाज शरीफ साहब की नाअहली के फैसले को तस्लीम नहीं किया। अगर मुल्क को कौम ने तस्लीम नहीं किया तो मुल्क को कौम की अक्कासी पार्लियामेंट करती है, तो क्या आप कोई ऐसी आईनी और कानून की कोई तरामीम करने जा रहे हैं जिससे इस तरह की नाअहली ना हो सके? ये तकरीबन 100 अफराद यहाँ मौजूद हैं, हाथ खड़ा करके बताएं किसने कबूल किया और नहीं किया। भाई साहब ये बताएं कि वो चौधरी निसार साहब का ये कहना है कि मुल्क इस वक्त शदीद खतरात में घिरा हुआ है, क्या आपको भी ऐसे बारे में कोई इल्म है कि दुश्मन पाकिस्तान के हमेशा रहे हैं, हमने उनको मुकाबला किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। खान साहब ये बताएं कि क्या चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या समझते हैं जी मौजूदा? ये बाकी बातें जी जब ओथ हो जाएगा उसके बाद। शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि जो जुम्मे को 11:15 बजे तक पॉलिसी थी वही पॉलिसी आगे भी जारी रहेगी, हुकूमत उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी, भारी अक्सरियत से नून लीग जीतेगी, कामयाबी हासिल करेगी। यहाँ सैकड़ों अफराद मौजूद हैं जिनमें से हाथ खड़े कर कर बताएं कि किन्होंने इस फैसले को कबूल किया और किन्होंने कबूल नहीं किया। काबीना के बारे में पार्टी ही फैसला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में वो मीडिया से बात कर रहे थे। अरशद वहीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। अरशद वहीद चौधरी, शाहिद खाकान अब्बासी ने कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं, मीडिया से गुफ्तगू भी की है। अपोजिशन की जानिब से पहले ये बताइएगा, अपोजिशन की जानिब से कागजात नामजदगी किस किस ने जमा कराई है, कुछ पता चल सका? जी अभी हुकूमती जो उम्मीदवार हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं और ताहम अभी अपोजिशन की तरफ से किसी के कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया गया। उनका अभी मुतहदा अपोजिशन का इजलास जारी है और उसमें अगर कोई उम्मीदवार जो है वो मुतफिका तौर पर सामने आता है तो उसके कागजात जमा कराए जाएंगे। जबकि शेख रशीद जो है उन्होंने उनका ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से, लेकिन अभी इजलास जारी है और उसमें कोशिश की जा रही है कि मुतफिका उम्मीदवार अपोजिशन के सामने लाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कागजात जमा करवाने के बाद बताया है कि उन्होंने सिवाय अपने जो हरीफ जमात जो इलेक्शन लड़ रही है उसके सिवा तमाम
सियासी जमातों से राब्ते किए हैं ताकि वो हमायत हासिल कर सकें, ज़ाब्ते उज़्मा के उम्मीदवार अपने उसके लिए उनके वोट ले सकें। और उनका ये भी कहना था कि उन्हें यकीन है कि वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, और उन्होंने कहा कि उनके मंशूर, उनकी पॉलिसियाँ वही रहेंगी जो इससे पहले थीं। फाकी काबीना के आइंदा सवाल के हवाले से उनका ये कहना था कि अभी उस पर डिस्कशन नहीं हुई कि फाकी काबीना जो है उसका हजम कितना होगा और उसमें कौन लोग शामिल होंगे, इस पर अभी मुशावरत की जानी है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई भी उम्मीदवार जो है वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने इसके कागजात जमा नहीं करवाए, सिर्फ उनके कागजात जो हैं वो जमा हुए हैं। उनका ये कहना था कि अभी वो जब कामयाब होंगे तो उसके बाद वो आइंदा की पॉलिसी और अपनी तमाम जो है वो उसका इक़दामात का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद वही चौधरी, आपने अपडेट किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कागजात नामजद की जमा करा दी है और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता जुमे तक जो पॉलिसियाँ थीं वही जारी रखी जाएंगी।